अर्थशास्त्र में हम विभिन्न आर्थिक चरों, इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिसे हम कहते हैं, उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। और हम जानते हैं कि विभिन्न आर्थिक चर आपस में कार्य कारण के रूप में संबंधित होते हैं। अर्थात एक चर में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे चर पर पड़ता है, और हम इसी संबंध की व्याख्या अर्थशास्त्र में करते हैं। इन चरों को हम फलन के रूप में, या इन चरों के बीच जो फलनात्मक संबंध है, हम उनको निकालते हैं। और निकालने की प्रक्रिया में जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, आर्थिक चर जिनका हम अध्ययन करते हैं, उनके संदर्भ में आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न चरों के मध्य फंक्शनल रिलेशंस ज्ञात करते हैं, फलनात्मक संबंध ज्ञात करते हैं, जिनको हम समीकरणों के रूप में व्यक्त करते हैं। और इन फलनात्मक संबंधों के मध्य हमको जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ये हैं कि ये संबंध इतने जटिल होते हैं कि उनके आधार पर कोई भी निष्कर्ष सटीक नहीं निकाला जा सकता जब तक हम उन आंकड़ों की गणितीय माध्यम से व्याख्या न कर पाएँ, निष्कर्ष न निकाल पाएँ, उनकी जांच न कर पाएँ। स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जो विषय है, वो इन आंकड़ों के जांचने के तरीके हमें बताती है, विधियां बताती हैं, और वहाँ हम आंकड़ों की से निकाले हुए निष्कर्षों की सत्यता को जांचते हैं और देखते हैं। अगर वो हमारे काम का कुछ निकलता है, सही निष्कर्ष, तो हमें उन्हें नियम या सिद्धांत इस तरह की बातें करते हैं, निष्कर्ष जैसे भी निकलते हैं। और मैथमेटिक्स जो है, और विशेष तौर पर जो बीजगणितीय रूप है, बीजगणित है, वो इन फलनात्मक संबंधों की व्याख्या करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। और इस दृष्टि से अर्थशास्त्र पढ़ने और समझने और व्याख्या करने के लिए गणितीय उपकरणों या टूल्स की बहुत आवश्यकता है, और बिना उसके मैं तो कहूँ कि आधुनिक अर्थशास्त्र को बिना गणित के पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं जहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो है मार्जिनल का कंसेप्ट। मार्जिनल अर्थशास्त्र में हम लोग जानते हैं, सीमांत से अर्थ है इसका। सीमांत का अर्थ ये होता है कि किसी चर में कितना परिवर्तन हुआ है अंततः, मतलब जितना वो है और उसमें जो कमी या वृद्धि हुई है वो, उसको हम कहते हैं मार्जिनल, सीमांत। और इस प्रकार जब दो चर या दो से अधिक चर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनके बीच में इस तरह के कार्य कारण संबंध हैं जिनको हम फलनों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो वहाँ एक चर में जब परिवर्तन होता है, जिसको हम कहते हैं सीमांत परिवर्तन, तो दूसरे चर में इसके प्रभाव परिलक्षित होते हैं और परिवर्तन वहाँ भी होता है। फिर हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है कि जो चर जिसमें परिवर्तन हुआ है, जिसको हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस परिवर्तन का प्रभाव डिपेंडेंट या आश्रित वेरिएबल्स पर कितना पड़ा। और ये जानने के लिए दोनों के मध्य हमको जो फलनात्मक संबंध है, गणितीय संबंध, वो ज्ञात करने होते हैं।
और ये जो परिवर्तन होता है अंतिम दोनों में, एक के परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पर जो पड़ता है, इन दोनों परिवर्तनों को हम सीमांत कहते हैं, मार्जिनल कहते हैं। और ये सीमांत परिवर्तन हमारे अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और एक तरह से तो कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो है वो इसी सीमांत का ही अध्ययन है। जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे, आप ध्यान लीजिए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, इस तरह से जहाँ कहीं पढ़ेंगे हम जिस किसी भी रूप में जब मांग की लोच पढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जब मूल्य में परिवर्तन होता है तो मांग में क्या परिवर्तन होता है, जब आय में परिवर्तन होता है तो मांग में क्या परिवर्तन होता है, एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरे वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जहाँ कहीं भी हम पढ़ेंगे सर्वत्र सीमांत उपयोगिता, सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे सर्वत्र हम इस मार्जिनल को पढ़ते हैं। और ये मार्जिनल जैसे हम कहते हैं एक तरह से जहाँ परिवर्तन की दरों की हमें अध्ययन करना होता है कि इधर कितना परिवर्तन हुआ, उधर कितना परिवर्तन, तो परिवर्तन की दर क्या है, तो वहाँ भी हमको गणितीय विधियों का सहारा लेना पड़ता है। तो सीमांत की जो संकल्पना अर्थशास्त्र में, और जिसके बगैर अर्थशास्त्र पढ़ा ही नहीं जा सकता, उस संकल्पना को सही ढंग से समझने के लिए हमको गणित की ज़रूरत पड़ेगी। और गणित में जिस विधा से हम इस सीमांत की संकल्पना को या परिवर्तन की दरों को ज्ञात करते हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। हिंदी में हम कहते हैं अवकलन। ये अवकलन है क्या? तो हम कह सकते हैं अब इस रूप में कि अवकलन गणित की एक क्रिया है। और हम इस क्रिया में करते क्या हैं? इस क्रिया में हम स्वतंत्र चरों में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण आश्रित चरों में जो परिवर्तन होते हैं, इन दोनों परिवर्तनों के बीच संबंधों को ज्ञात करते हैं। और उसमें ये हम पता लगाते हैं कि स्वतंत्र चर में जो परिवर्तन हुआ है उसका आश्रित चर पर जो प्रभाव पड़ा है वो कैसा है, कितना है। और ये हम इस अवकलन की क्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थशास्त्र में सीमांत की परिकल्पना है, संकल्पना है, अवधारणा है, जहाँ जहाँ कहीं भी सीमांत का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ हमें अवकलन की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए अवकलन और मार्जिनल, सीमांत, इन दोनों में अटूट संबंध है। और अगर अर्थशास्त्र को हमको एक वैज्ञानिक स्वरूप देना है, एक ऐसी अध्ययन के रूप में देना है जो तथ्यात्मक अध्ययन की सत्यता को हमारे सामने बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत कर सके, तो हमें अवकलन की विधा को अर्थशास्त्र में उपयोग करना पड़ेगा। और हम इसीलिए अवकलन को पढ़ते हैं। आज हम केवल आपको इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अवकलन की प्रक्रिया है क्या और उसको सबसे सरलतम रूप में हम कैसे समझ सकते हैं उस अवधारणा को। फिर अवकलन की जो क्रिया है उसे निकालने के तमाम विधियां हैं, तरीके हैं, रूल्स हैं, नियम हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और जब वो पढ़ लेंगे तब हम उनको अर्थशास्त्र में हम उनका उपयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी जो आर्थिक हमारे समस्याएं होंगी उनको हम निकालते हैं। तो आइए हमने अभी तक आपको ये बता दिया कि सीमांत की जो संकल्पना अर्थशास्त्र में है उसके अध्ययन के लिए
हमको अवकलन की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए अवकलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम उसके अवधारणा को समझ लें, सीमांत की संकल्पना को समझ लें, परिवर्तन की दरों को समझ लें और तब हम जान पाएंगे कि इनमें किस तरह का संबंध है। आइए हम अपना विश्लेषण शुरू करें। हम एक सिंपल से फलन से प्रारंभ करते हैं जिसमें दो चर हैं। एक चर x है, एक चर y है। x जो है वो इंडिपेंडेंट है, अर्थात x में परिवर्तन होगा, और y डिपेंडेंट है, आश्रित है, उसके फलस्वरूप y में परिवर्तन होगा। और जब ऐसा होता है तो हम उसको गणितीय रूप में लिखते हैं, सबसे सरलतर रूप में y इज फंक्शन ऑफ x। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिखते हैं, f लिखते हैं और ब्रैकेट में x लिखते हैं। इसका मतलब होता है y x का फलन है। सरल भाषा में कहते हैं y x पर निर्भर है, y और x के बीच में कार्य कारण का संबंध है। x स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है। x में जब परिवर्तन होगा तो y में परिवर्तन होगा। और अब हम कह रहे हैं कि मान लीजिए x में परिवर्तन हो गया और ये परिवर्तन डेल्टा x है। गणित में डेल्टा को परिवर्तन के लिए लिखते हैं, जो ये त्रिभुज जैसा बना हुआ है डेल्टा, इसको पढ़ते हैं। तो डेल्टा x का मतलब x में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कुछ भी। तो अगर x में परिवर्तन होगा तो क्योंकि y उसी पर निर्भर है, इस नाते y में भी परिवर्तन होगा और जो भी होगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा y। तो इस फलन को आगे बढ़ा सकते हैं कि जब x में डेल्टा x वृद्धि हो जाती है, प्लस एक डेल्टा x लिखा हुआ है, तो y में भी ये परिवर्तन होगा। यहाँ दोनों प्लस लिखा हुआ है। परिवर्तन दोनों चरों में एक दिशा में भी हो सकता है, विपरीत दिशा में भी हो सकता है। तो वहाँ धन का मतलब है अगर एक ही दिशा में है तो दोनों धनात्मक होंगे, और अगर एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है तो ऋणात्मक होंगे। उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमने इसको लिख दिया, इस y को इस पार ले गए, केवल यहाँ डेल्टा y छोड़ रहे हैं, और यहाँ देखिए इसी y बराबर होता है fx, और ये y उधर जाके माइनस होगी। इस नाते हमने सीधे लिख दिया है डेल्टा y बराबर fx प्लस डेल्टा x माइनस y लिखना था, y की जगह पर सीधे fx लिख दिया। तो अब ये हो गया। अब दोनों पक्षों में हम डेल्टा x से भाग दे रहे हैं, और अगर ये डेल्टा x से भाग दे दे तो इधर डेल्टा y अपान डेल्टा x हो जाएगा। इधर फलन ऐसे है f x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपान डेल्टा x हो गया ये। अब ये हम कह रहे हैं, यहाँ तक अगर आप छोड़ दें तो ज़रा इधर चित्र को हम समझा दें, तब फिर यहाँ लौट के आते हैं। ज़रा यहाँ देखिए, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, हमने यहाँ पर इस अक्ष पर y दिखाया है और इस अक्ष पर x दिखाया है। यहाँ इस फंक्शन को हमने वक्र का रूप दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये वक्र ये बता रहा है कि y और x के बीच जो संबंध है वो ऐसा कैसा, जो ये देखिए ये वक्र जैसी रेखा खींची हुई है। यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू fx, मतलब y x पर निर्भर है और जो संबंध है वो इस वक्र से बताया गया है। अब हमने यहाँ लिया है, देखिए एक बिंदु P इसी वक्र पर, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। मतलब जब हम P से अगर Q पर जाते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ मात्रा x की परिवर्तित हो गई और कुछ y की, और आप देखेंगे कि P बिंदु पर हमारे पास y की मात्रा थी वो y1 और x की मात्रा थी वो x1। Q बिंदु पर x की मात्रा बढ़ के हो गई x2 और y की मात्रा बढ़ के हो गई y2, अर्थात जब x में परिवर्तन हुआ है x1 x2 तो y में परिवर्तन हुआ y1 y2। हो गया दोनों में फलनात्मक संबंध कि x बदला तो y बदली। और अगर इसी चीज़ को हम यहाँ देखें तो ये दूरी है और ये दूरी है। इसका मतलब है कि x में परिवर्तन हुआ है p r और y में परिवर्तन हुआ है r q। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y, इसको लिख सकते हैं डेल्टा x। अब हम ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन जो हो रहा दिख रहा हमको इतना बड़ा और इतना बड़ा, इसको थोड़ा हम कम करें।
अर्थात अगर x में परिवर्तन इससे कम हुआ होता तो हम कहते हैं कि ये x2 का मान थोड़ा और पहले होता, y का मान थोड़ा और नीचे होता। हम कहते हैं और कम होता तो, और कम होता तो, और कम होता तो हम धीरे धीरे इस p के पास पहुंच जाएंगे। तब हम इसको कहते हैं गणित की भाषा में, यदि ये q जो है p तक पहुँचे तो इतना कम परिवर्तन, पहले ज़्यादा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं घटाते जाइए, कम करिए, इतना कम करिए कि बिल्कुल p के पास q पहुंच जाए और ये परिवर्तन बहुत थोड़ा सा हो, तो इसको कहते हैं q अप्रोचेज p। अप्रोच माने होता है पहुंचना, और अगर q, ये जो q है ये p की वो के पास पहुंचने का प्रयास करे या प्रवृत्ति हो, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे x को घटाते जाएंगे, हम इधर बढ़ते जाएंगे और घटाएंगे और एकदम p के पास पहुंच जाएंगे। और जब एकदम p के पास पहुंच जाते हैं तभी कहते हैं कि p अप्रोचेज q और q अप्रोचेज p, और एकदम पास पहुंच जाए तो कहेंगे कि बिल्कुल पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा कहीं दोनों के बीच में अंतर है, क्योंकि अंतर रहेगा नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा। तो वो परिवर्तन अत्यल्प है, बहुत कम है, इतना कम है कि बिल्कुल शून्य के पास है लेकिन शून्य नहीं है। तो उसको हम कहते हैं, अगर शून्य के पास है तो कहते हैं टेंड्स टू जीरो, मतलब शून्य नहीं है लेकिन शून्य होने की प्रवृत्ति रखता है। जरा सा और कम किया जाए तो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा परिवर्तन। इसका मतलब है कि ये इतना सूक्ष्म है कि जो हम यहाँ दिखा नहीं सकते, बना नहीं सकते, लेकिन तो इसका अर्थ ये हुआ कि बिल्कुल एकदम नज़दीक है और दोनों के बीच बहुत नॉमिनल अंतर है, लेकिन परिवर्तन हुआ है x में। यदि ऐसा हो तो गणित में इसको कहते हैं कि q अप्रोचेज p r, या इसको दूसरी तरह से कहते हैं डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। और अगर आ जाए तो जैसे ये होगा कि p के बिल्कुल उसी के पर q आके पहुंच गया है, लेकिन दोनों में जरा सा डिफरेंस है, इतना स्मॉल है, इतना कम है कि बिल्कुल शून्य के नज़दीक है। तब हम इसको कहते हैं q अप्रोचेज p, और इसका अर्थ है कि डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, शून्य नहीं है, शून्य के बिल्कुल नज़दीक है। इसका मतलब है कि परिवर्तन अब भी x में हुआ है। और अब यहाँ से हम आ जाएं यहाँ, तो यहाँ मैं पढ़ा रहा था आपको कि डेल्टा, और अब कह रहे हैं कि अगर x में जो परिवर्तन हुआ है वो टेंस टू जीरो है, बिल्कुल शून्य के अत्यल्प है, तो y में कितना परिवर्तन होगा, क्योंकि x के बदलने पर y बदलेगा। और अगर x में होने वाला ये परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म है तो y में भी परिवर्तन तो होगा। वो परिवर्तन कितना होगा, और यदि हम इस संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करें तो हम इसी को कहते हैं अवकलज डेरिवेटिव। अभी अलग से पढ़ा, फिर से बताते हैं। तो इस मान को हम निकालें कि x में जो परिवर्तन हुआ अत्यल्प, उसके कारण y में जो परिवर्तन हुआ, दोनों का अनुपात क्या है, अर्थात कितना x में परिवर्तन होने पर कितना y में परिवर्तन हुआ। और यही परिवर्तन की दर है अर्थशास्त्र में या कहीं भी। तो जो अवकलन की क्रिया है उसके माध्यम से हम दो चरों के मध्य जो परिवर्तन की दर है उसे ज्ञात करते हैं, और इसी परिवर्तन की दर को हम कहते हैं, ये इस चीज़ से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा था डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, अब उसको लिख रहे हैं डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का मान तब कितना होगा जब क्यू पी को अप्रोच करे। यहाँ लिखा है लिमिट का मतलब होता है यहाँ गणित में कि वो परिसीमित मान कितना होगा वाई का जो एक्स के कारण हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं लिमिट। तो हम लिख रहे हैं गणित की भाषा में लिमिट
ऑफ डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का परिसीमित मान कितना होगा व्हेन पी क्यू अप्रोचेज पी, जब क्यू पी को अप्रोच कर रहा होगा तो। और अब उसको जो मैंने कहा कि क्यू जब पी को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स टेंड टू 0 होगा, और इस नाते उसको दूसरी भाषा हम फिर आगे लिख रहे हैं कि लिमिट को अब LIM थोड़ा सा लिख दिया, लिमिट ऑफ, ऐसे पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्यू अप्रोचेज टू पी का मतलब होता है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अर्थात डेल्टा एक्स में केवल परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है और शून्य होने की वो प्रवृत्ति रखता हो। वैसे स्थिति में एक्स के परिवर्तन का वाई पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वो कितना होगा, और उसको इसी सिंबल से दिखाते हैं। और अब इसी चीज़ को इस पूरे फलन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स का यही मान है, तो केवल हमने जानकारी के लिए लिख दिया कि ये बराबर ये और ये बराबर ये, और ये वही लिखा, और डेल्टा वाई की जगह पर ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ये होगा। अब इसी इतनी बड़ी चीज़ को छोटे में लिखा जा रहा है और उसको केवल कहा जा रहा है डी वाई अपान डी एक्स। डी वाई अपान डी एक्स, ये देखिए नीचे लिखा था, केवल इसलिए लिखा कि आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इसको दूसरी भाषा में लिखते हैं डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। और आपको अर्थ बता दें, ये जो डी वाई अपान डी एक्स है, इसका ये अर्थ नहीं है कि डी वाई में डी एक्स से भाग दिया गया है। न तो कोई डी वाई इस तरह की संख्या है, न तो कोई डी एक्स इस तरह की संख्या है। डी वाई डी एक्स केवल एक सिंबल है, प्रतीक है, जो एक चीज़ को बताता है। और क्या बताता है ज़रा सुनिए हमसे। इतनी चीज़ है, डी वाई डी एक्स जब हम कहते हैं तो इसका ये मान है कि यदि वाई एक्स का फलन हो और एक्स में परिवर्तन हो, और एक्स में परिवर्तन होने वाला परिवर्तन शून्य होने की प्रवृत्ति रखता हो, वैसी स्थिति में जो वाई में परिवर्तन होगा, इन दोनों परिवर्तनों का अनुपात क्या होगा, उसका मान क्या होगा, उसको कहते हैं डी वाई अपान डी एक्स। अर्थात डी वाई अपान डी एक्स इतनी बड़ी चीज़ को समझाता है। तो डी वाई डी एक्स एक सिंबल है और डी वाई डी एक्स का ये मतलब होता है। और डी वाई डी एक्स जब हम कहते हैं तो इसका ये अर्थ हुआ कि वाई एक्स पर निर्भर है, एक्स में परिवर्तन होगा, एक्स में परिवर्तन अति सूक्ष्म होगा, लगभग शून्य के करीब होगा, और जब ऐसा होगा तो वाई में भी परिवर्तन होगा। दोनों परिवर्तनों का जो परिसीमित मान होगा वो क्या होगा, उसको दिखाते हैं डी वाई अपान डी एक्स से। तो ये दो चीज़ों में भाग नहीं दी जा रही है, डी वाई को डी एक्स से भाग नहीं दिया जा रहा, वो एक सिंबल है जो इतनी चीज़ को समझाता है, हमको बताता है। और इस प्रकार अब हम डी वाई डी एक्स का मतलब समझ चुके हैं। तो और दूसरी भाषा में क्या कैसे इसको पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हम कहते हैं डी वाई अपान डी एक्स। इसका मतलब है कि यदि एक्स में परिवर्तन हो विद रेफरेंस टू एक्स, तो इसके कारण वाई में जो परिवर्तन होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा उसको हम कहते हैं डी वाई डी एक्स। और डिफरेंशिएशन क्या है, एक क्रिया है, उस क्रिया के माध्यम से हम इसको निकालेंगे, तब हम इसको डी वाई अपान डी एक्स कहेंगे। ये क्रिया तो हम आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आज केवल हम उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। तो हम ये जान लें कि गणित में डिफरेंशिएशन
एक विधा है, एक क्रिया है। जो दो चरों के बीच जब फलनात्मक संबंध होते हैं और एक चर में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर पर उसके जो प्रभाव होते हैं उनको वो पता करता है, बताता है, और उसको हम dy/dx से बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और dy/dx का जो मूल्य होता है या जो ये निकल के आ रहा है, इसका नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो निकलता है वो। तो डिफरेंशिएशन करने की क्रिया से जब हम x y के संबंधों के आधार पर dy/dx का मान निकालते हैं तो इसी मान को डेरिवेटिव कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं अवकलज। अवकलज, अवकलन की क्रिया से पैदा हुआ, जन्मा हुआ। अर्थात जब हम अवकलन करेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप जो निकल के आएगा उसको हम कहेंगे अवकलज, अंग्रेजी में कहेंगे डेरिवेटिव, और दिखाएंगे उसको dy/dx से। और dy/dx से तब निकालेंगे जब x और y आपस में संबंधित होंगे। जब x और y की जगह पर कोई दूसरे चर आ जाएंगे तो y की जगह पर जो चर रहेगा वो लिखेंगे, x की जगह पर जो चर रहेगा वो लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y और x है, तो जो चर परिवर्तित होता है वो नीचे होता है, जिस चर में परिवर्तन होगा वो ऊपर होगा। तो dy/dx इस तरह से हम इसको सिंबॉलिक तौर पर दिखाते हैं। अब इस dy/dx को ऐसे भी लिखते हैं, देखिए अब ये d/dx जो है ये अवकलन की क्रिया का बोध दिखाता है, और किसका अवकलन करते हैं वो अलग से लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि d/dx का मतलब हुआ अवकलन किया है किसका, y का। और अगर हम y लिखें, अगर हम चाहें तो y की जगह पे fx लिखें तो ऐसे लिखेंगे d/dx से fx। तो ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और एक और तरीका है, ऐसे शो करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन fx है तो इस fx के ऊपर एक डैश लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है ये अवकलन करने पर निकला हुआ मान है, वही मान है जो dy/dx है। तो dy/dx को हम dy/dx fx f-x इन सिंबल्स या चिन्हों से दिखा सकते हैं। आगे हम देखेंगे, एक डैश लगाया हुआ है, आज नहीं बता रहे हैं, डबल डैश भी लगता है, ट्रिपल डैश भी लगते हैं, वो बाद में पढ़ सकते हैं, दिखाएंगे। इतना बता सकते हैं कि फलन का एक बार जब अवकलन करते हैं पहली बार तो इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और अवकलन करने पर जो आए उसका फिर अवकलन कर दें तो कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो हम केवल पहली बार अवकलन कर रहे हैं, इस नाते एक चिन्ह लगा हुआ है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। तो इस डैश का अर्थ भी आपको पता चल गया। तो इस तरह से अवकलन, यहाँ हिंदी में लिख दिया मैंने, अवकलन अवकलन अवकलज प्राप्त करने की क्रिया है। और ये जो अवकलज हैं ये परिसीमित मान है, जिसको हम dy/dx से दिखाते हैं, यह एक प्रतीक है, यह अनुपात नहीं, हम पहले बता चुके हैं। और अब एक और चीज़ बता दें आपको, यहाँ अब फिर चित्र में आप आ जाइए। ये फलन है y = fx, और ये परिवर्तन था, p से हम q पर गए थे, और हम फिर x को घटाते घटाते q p को अप्रोच किया और बिल्कुल आ गए p के ऊपर या बिल्कुल p के बराबर। इसका मतलब जो अवकलज का मान निकल रहा है वो इस p बिंदु पर निकल रहा है। अर्थात p बिंदु पर x में परिवर्तन होने पर y में किस तरह का परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। आप कह सकते हैं कि p बिंदु पर तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं तो निकलेगा कैसे, तो कोई दिख तो रहा नहीं है। और यही गणित की महत्ता है, गणित इस परिवर्तन को बताएगा। क्यों? इसलिए बता रहे हैं आपको कि जब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं इस फलन पर, तो बदलते हुए तो पहुँचे हैं, बिना बदले तो कूद के गए नहीं हैं। और
जब वक्र जो है कहीं बीच में टूटा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जानते समय बीच में हम कहीं इसमें अंतराल या गैप नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि हर बिंदु पर परिवर्तन हुआ है। और एक उदाहरण बहुत बेहतर इसके लिए होता है, ये टॉप जो होता है, लट्टू नचाते हैं बच्चे, और अगर आप सभी नचाए होंगे, अगर लट्टू को ज़मीन पर नचा दें तो आप देखेंगे कि लट्टू एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। और मान लीजिए इसी वक्र पर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक वो लट्टू जाए और आप देखेंगे कि वो हर बिंदु पर नाच रहा है, तो नाचते हुए जा रहा है। इसका मतलब हर बिंदु पर वो बदल रहा है, लेकिन अपनी दूरी वो तय कर रहा है। ऐसे दूरी पृथ्वी भी तय करती है। सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चलते हैं, और आप जानते हैं कि अपनी जगह पर पृथ्वी भी नाचती है धुरी पर, और धुरी पर नाचते नाचते 24 घंटे में एक चक्कर, और अपनी जगह पर नाचते हुए सूर्य का एक चक्कर 24 घंटों में लगाएगी। तो ये कहने का मेरे मतलब है कि कोई भी वक्र पर जब हम बढ़ते हैं तो इसका मतलब है वक्र अपने प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो रहा है, इसलिए P बिंदु पर भी परिवर्तित हो रहा है। और उस P बिंदु पर परिवर्तन की दर केवल गणित से ही निकल सकती है, और ये अवकलन का यही महत्व है। तो अगर हमें फलनात्मक संबंध ज्ञात हैं और उनके आधार पर दोनों चरों के बीच जो संबंध है, कितना x बराबर कितना y, ये हमें प्राप्त है, तो हम उस बिंदु पर परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक विधा ये है अवकलन की। ये विधि जो है वो बीज गणितीय विधि है, अलजबरा की विधि है अवकलन। और अगर आप ज्योमेट्री की विधि से इसको ज्ञात करने का प्रयास करें तो ये जाहिर है कि उतना एक्यूट निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो बनाएंगे आप, या जो किसी भी तरह से बना लीजिए, तो मापने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सत्यता के बिल्कुल नज़दीक तक रेखा गणित भी आपको पहुँचा देगी। हाथ से हम बना नहीं सकते। आजकल जो है, अगर डाटा को आप कंप्यूटर में फीड करो और दोनों फलनों के समीकरण को उसमें डाल दो कि ये समीकरण बनाना है, तो वो प्लाट कर देगा ग्राफ पेपर पर, और वैसी स्थिति में बिल्कुल उसी तरह के निष्कर्ष आपके सामने आ जाएंगे जैसे अलजबरा या इस डिफरेंशिएशन के आएंगे। इस नाते दोनों विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि अगर हम रेखा गणितीय विधि से इस मान को निकालने का प्रयास करें तो क्या प्रक्रिया है वो ये देखें। जिस बिंदु पर हमें परिवर्तन की दर या dy/dx का मान निकालना होता है, उस बिंदु पर वक्र की एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट। और स्पर्श रेखा हम जानते हैं सरल रेखा होती है और वक्र को केवल उसी बिंदु पर टच करती है, अन्य कहीं जगह नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचें तो यह स्पर्श रेखा होगी LM, जो केवल इसी P बिंदु पर इस वक्र y=fx को स्पर्श कर रही है। और जो इस स्पर्श रेखा की स्लोप होती है, ढाल, वही dy/dx का मान होती है। इसलिए हम जो xy का फलन है, अगर हम उसको वक्र के रूप में ग्राफ पर चित्रित करते हैं और जिस बिंदु पर हमको dy/dx का मान निकालना है, उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इस स्पर्श रेखा की ढाल का या स्लोप का जो मान होता है वही dy/dx का मान होता है। और हमने जो स्पर्श रेखा खींची है वो LM है। और ढाल निकलती कैसे है? आप जानते हो कि आधार पर ये रेखा जो कोण बनाती है, उस कोण के टेंजेंट के मान हम निकालते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्पर्शजा कहते हैं, स्पर्शजा कहते हैं टेंजेंट को। और टेंजेंट का मान जो होता है, ये रेखा जो है ये आधार पर ये कोण बनाती है, थीटा लिखा हमने, ये कोण है। ऐसे पढ़ेंगे तो कहेंगे MLX,
और अगर ऐसे बना के लिख दिया तो हम कहेंगे थीटा, और tan थीटा अस्पज्या इसकी कितनी होगी, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री हमको बताती है कि अस्पज्या का मान उस कोण के, समकोण त्रिभुज के जो आधार पर बना हुआ कोण है रेखा द्वारा, जैसे ये समकोण त्रिभुज है इस बिंदु पर, इस पर आधार रेखा पर ये कोण बना हुआ है, इस कोण की जो अस्पज्या है वो होती है कोण के उस त्रिभुज के लंब बटा आधार का मान, अर्थात ये थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब होती है जिस पर बना हुआ आधार है। तो लंब कितना है इस त्रिभुज में, त्रिभुज है PLX1 और इसमें लंब है PX1 और आधार क्या है LX1। और अगर हम लंब में आधार से भाग दे दें, ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बराबर है PX1 और ये आधार बराबर है LX1। तो अगर ये कर दें तो यही tan थीटा का मान है और यही dy/dx का मान होगा। तो रेखा गणितीय विधि से हम वक्र के जिस बिंदु पर dy/dx का मान ज्ञात करना है, इसी dy/dx के मान को हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, परिवर्तन की दर भी कहते हैं, कि x में परिवर्तन होगा तो y में कितना परिवर्तन होगा, दोनों परिवर्तन की दर क्या होगी। इसी दर को हम dy/dx या डेरिवेटिव या अवकलज कहते हैं, और इसको हम स्पर्श रेखा के टेंजेंट के मान से ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे इस चित्र में ये टेंजेंट का मान है Px1/Lx1। और इस तरह से ये दूसरा तरीका भी हम जान लें अवकलज ज्ञात करने का या परिवर्तन की दर ज्ञात करने का, और वो है स्पर्श रेखा के आधार पर बनाए गए कोण के टेंजेंट के मान के बराबर होंगे इस परिवर्तन की दर या dy या dx या डेरिवेटिव्स के मान। तो दोनों विधियां, क्योंकि हम अर्थशास्त्र में चित्र भी बनाते हैं, इस नाते हम स्पर्श रेखा खींच के वहाँ भी दिखाएंगे कि कैसे हम निकालते हैं इस परिवर्तन की दर को। और यदि हमें फलन इक्वेशंस के रूप में दिए जाएंगे तो हम फिर इस अवकलन की प्रक्रिया से हम dy/dx के मान निकालेंगे। तो ये अवकलन और जो अर्थशास्त्र में मार्जिनल की कंसेप्ट हैं, अवधारणाएं हैं, और पूरे अर्थशास्त्र में जहाँ कहीं भी आप पढ़ेंगे कार्य कारण संबंध, फलनात्मक संबंध मिलेंगे विभिन्न चरों के बीच। एक चर के परिवर्तन के कारण दूसरे चर में कितने परिवर्तन होंगे वो आपको देखने होंगे। और क्योंकि ये सब जगह आपको देखने हैं, इस नाते सर्वत्र आपको मार्जिनल का कंसेप्ट मिलेगा और सर्वत्र आपको अवकलन की क्रिया का उपयोग करना होगा या अवकलन की क्रियाओं के माध्यम से अर्थशास्त्र को समझाना या समझना होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य में जो संबंध है वो इतना महत्वपूर्ण है कि बिना अवकलन के